कैसे हैं आप? अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बिंदु, अध्याय 2, कक्षा 10 के लिए। बोर्ड परीक्षा में अति महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2 के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 2, बहुपद। 4 नंबर की ये प्रश्नावली है टोटल, जिसके अंदर आपको 1 अंक का एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का मिलेगा, यानी एवं सदे वाला मिलेगा, और 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप का, और 1 प्रश्न मिलेगा आपको 2 नंबर का, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं बहुपद में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बहुपद, तो बहुपद होता क्या है पहले तो ये समझते हैं हम। वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो इसको आप, यानी प्लस वाले सभी पूर्णांक संख्या आती हैं प्लस वाली, तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो सभी धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो सीधी रूप में बात करें तो चर जो होगा, कोई भी चर हो सकता है, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी, उसकी जो घात होनी चाहिए वो पूरी संख्या होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, और पूरी संख्या होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है चर की जो अधिकतम घात होगी वही पूरे बहुपद की घात भी कहलाएगी, यानी चर की जो भी अधिकतम घात होगी वही आपके पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, अब शून्यंक क्या होता है? शून्यक, इसका शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। तो जो भी चर आपको दिया गया है बहुपद के अंदर, उस चर का वो मान निकालना है कि उसको बहुपद में रख दें तो बहुपद का पूरा मान 0 बन जाए, यानी शून्य बन जाए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की घात के बराबर होती है। यदि कोई 2 घात का बहुपद है तो उसके शून्यक भी 2 होंगे। अगर किसी बहुपद में अधिकतम घात 3 है तो उसके शून्यक भी 3 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बहुपद की जितनी घात है उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों ये भी एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे कोई आपको बहुपद दे दिया जाए और उसमें 4 घात लगी हैं, 3 घात लगी हैं, आपसे पूछा जाए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो वहाँ पर आपको उसकी घात देखनी है कि x है, y है, जो भी है चर, उसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। ठीक है, तो कहीं भी हो आपको उसकी अधिकतम घात के बराबर ही शून्यकों की संख्या करनी है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि बहुपद का नाम, जैसे रैखिक बहुपद कहते हैं हम इसको, जिसमें चर की घात कितनी है? x, a और b पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और x क्या है? यहाँ पे चर है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात है 1, तो अधिकतम घात 1 हो गई है, तो पूरे बहुपद की घात भी 1 ही कहलाएगी। तो शून्यकों की संख्या भी यहाँ पर 1 ही होगी। ठीक है, इसी तरह जिसमें x की घात 2 आती है अधिकतम, वो कहलाता है द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, और इसमें 3 पद लिखे हुए हैं, ये पदों की संख्या हो जाएगी 1, 2 और 3। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 2। अगला है त्रिघात बहुपद, तो इसमें अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 3। और अगर पदों की संख्या गिने इसमें, तो पदों की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3 और 4, 4 पद हो गए। तो यहाँ पर अधिकतम घात तो है 3, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो आप समझ गए होंगे कि जितने घात होती है चर की उतने ही उसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है। यदि बहुपद y बराबर px के द्वारा निर्मित वक्र x अक्ष को उतनी ही बार काटता है जितने उसके शून्यक होते हैं, तो ये बात क्लियर है कि जितने शून्यक होंगे उतने ही जगह पर वो x अक्ष को काटेगा, यदि x के रूप में ही आपका बहुपद दिया गया है। ठीक है, अगला है रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा और द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है। तो रैखिक जो बहुपद है इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो सीधा बनता है, जबकि द्विघात बहुपद का परवलय आकार का बनता है। ठीक है, इस टाइप का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि कोई द्विघात बहुपद है p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? एक द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप है ये, जिसको हम कहते हैं p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x चर है और abc पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं,
और वास्तविक संख्या एक्चुअल में ये, ठीक है। तो के दो शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो इनका योग और इनका गुना क्या होता है ये समझते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बटा ए, ठीक है। यानी बी क्या मान है, बी का मान है एक्स का गुणांक और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये होगा सी बटा ए, यानी अचर पद अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये आपका हो गया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है, कोई आपको बहुपद दे दिया जाएगा और आपसे उसका शून्यकों का योग पूछ लिया जाएगा, उनका गुणन पूछ लिया जाएगा। शॉर्ट टाइप के आंसर में आते हैं ये प्रश्न, अवश्य में आ सकते हैं या फिर अति लघुत्तरात्मक में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब शून्यकों का व्युत्क्रम क्या होता है, उनका योग कैसे करते हैं, कई बार इस तरह का सवाल आ जाता है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग इतना है, ठीक है। तो शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग करना है, तो शून्यक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। व्युत्क्रम का मतलब है इनको उल्टा करिए, तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा। योग का मतलब इनको जोड़ दीजिए, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर माइनस के बी बटा सी ही रहेगा, माइनस के बी बटा सी। तो माइनस बी का मतलब है एक्स का गुणांक और सी का मतलब है अचर पद, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे अचर पद, ठीक है। यह है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। अब यदि आपको शून्यक दे दिए जाएं और आपसे बहुपद पूछा जाए तो कैसे निकालोगे आप। तो यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा पी ऑफ एक्स बराबर अल्फा माइनस बीटा, सॉरी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। ये आपका क्या होता है, बहुपद होता है। और इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अगर इनको गुना किया जाए तो गुना कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस लास्ट में आएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये गुणा है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाता है जब शून्यक आपको दिए गए हैं और क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे बहुपद वाली प्रश्नावली हो गई है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। प्रश्नावली 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये भी प्रश्नावली आपकी कितने नंबर की है, 4 नंबर की। तो यहाँ भी आपको सेम सवाल मिलेंगे। 1 नंबर का सवाल मिलेगा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी अवैध वाला, और 1 अंक का मिलेगा आपको अति लघुत्तरात्मक यानी बिल्कुल शॉर्ट टाइप के आंसर, और 1 मिलेगा आपको 2 नंबर का सवाल लघुत्तरात्मक थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, 2 चर होंगे और घात उनकी 1 होगी। रैखिक मतलब घात 1 और चर कितने होंगे, 2। तो चलिए, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसका युग्म बनाते हैं। तो रैखिक युग्म का मानक रूप, अब देखो समीकरण तो रैखिक युग्म यही है, लेकिन युग्म में क्या होगा, 2 समीकरण आ जाएंगे। तो 2 समीकरण लिख देते हैं हम, चलो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपके दोनों समीकरण मिलकर के एक युग्म बनाते हैं। युग्म मतलब एक जोड़ा बनाते हैं। तो इस प्रश्नावली में ज़्यादातर आपको युग्म ही दिया जाएगा क्योंकि इस प्रश्नावली का नाम ही यही है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, मतलब 2-2 समीकरण आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण सदैव एक रेखा का निर्माण करती है। जब आप इनका ग्राफ बनाओगे तो हमेशा ही एक सीधी रेखा बनेगी। तो सीधी रेखा चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे कैसे बन सकती है, वो सीधी रेखा ही बनेगी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म से 3 प्रकार के रेखा युग्म प्राप्त होते हैं। तो जब आप इनके ग्राफ बनाते हो तो 3 प्रकार की रेखाएं यहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं। 2 समीकरण आएंगे युग्म में, इन दोनों समीकरणों से 3 कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं कि आप इन दोनों के जब ग्राफ बनाओगे तो 3 प्रकार की संभावना बनती हैं। या तो समांतर रेखाएं बन सकती हैं दोनों, या दोनों रेखाएं संपाती हो सकती हैं, या फिर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं। चलो इनके बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं कब कब क्या होगा। तो देखिए, समांतर रेखाएं ये होती हैं। समांतर रेखा युग्म ये होगा कि एक समीकरण की जो ग्राफ बनाया वो सीधा गया और दूसरे समीकरण ग्राफ बनाया वो भी सीधा गया, लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है वो समान है।
तो ये बन जाएगा समांतर रेखा युग्म। संपाती कैसे बनेगा? एक रेखा की समीकरण, एक समीकरण का ये बन गया ग्राफ, तो दूसरे भी यही पे बन जाएगा सेम, डबल संपाती, एक के ऊपर एक। प्रतिच्छेदी क्या होगा? एक रेखा ऐसे चली गई तो दूसरी जो रेखा होगी वो इसको एक जगह पर काटेगी, यानी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी, तो ये कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। अब इनका संबंध क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे आप, कैसे पता लगाएंगे बिना ग्राफ बनाए कि भाई इसकी रेखाएं कैसी बनेंगी? तो उसके लिए आपके पास प्रतिबंध दिए गए हैं। सबसे पहला प्रतिबंध है कि आप जो दो समीकरण दिए जाएंगे आपको, समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। उन दोनों समीकरणों से पहले सबसे पहले आपको a1 b1 c1 के मान, a2 b2 c2 के मान आपको निकाल लेने हैं, और a1 में a2 का भाग लगाना है, b1 में b2 का भाग लगाना है, और c1 में c2 का भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रतिबंध किसके बराबर है, कौन सा अनुपात किसके बराबर आ रहा है। तो यदि मान लीजिए a1 में a2 का भाग दिया और b1 में b2 का भाग दिया, यदि ये दोनों चीज़ बराबर आ जाती हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो फिर आप तीसरे को चेक करें, c1 बटे c2 भी बराबर तो नहीं है। तो यदि पहले दोनों बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है, ठीक है, तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो संपाती रेखा यहाँ पे बनेंगी और इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कभी मिलती ही नहीं है, और जब तक रेखाएं नहीं मिलेंगी तब तक कोई हल नहीं होगा। और यदि हल नहीं होगा तो फिर इस निकाय को कहा जाएगा असंगत निकाय। जब हल ही नहीं है तो असंगत बोलेंगे, असंगत हल या असंगत निकाय। यदि दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि ये तीनों समान हो जाए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो अगर तीनों ही अनुपात बराबर हो जाएं तो यहाँ पर जो रेखा बनेंगी वो बनेंगी संपाती रेखाएं, और इसके हल होंगे अपरिमित या अनेक हल या अनंत हल, क्योंकि इसके हर बिंदु पर आपको हल मिलेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक रेखा यहाँ पर जाएगी, ठीक है, तो हर बिंदु पर ही यहाँ पे हल मिल जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अब यहाँ पे आपको चाहे एक हल मिले चाहे अनंत हल मिले, लेकिन हल तो मिल रहे हैं ना, तो जब हल मिल रहे हैं तो निकाय बन जाएगा संगत, यानी संगत हल या संगत निकाय। तो आपसे पूछा जा सकता है कई बार कि ये निकाय संगत होगा या असंगत। तो यदि आपका समांतर रेखा बनाती हैं, ये प्रतिबंध लगता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो असंगत हल होगा, क्योंकि यहाँ पे समांतर रेखाएं हैं। यदि तीनों चीज बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो निकाय बिल्कुल संगत होगा, क्योंकि यहाँ पर अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इजकल टू b1 बटे b2, यानी पहले दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाओं की, कि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसके अलावा कोई बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी इसका केवल एक ही हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। द्वितीय का मतलब दूसरा, और ए लगा दिया तो मतलब दूसरा नहीं, तो केवल यहाँ पर एक हल होगा, ठीक है। तो ये निकाय भी संगत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हल आ चुका है, चाहे एक आए चाहे अनेक, तो ये भी निकाय कैसा होगा, संगत या संगत हल। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा आपको सवाल मिलेगा, हर बार आपका एक प्रश्न इसमें ऐसा आता है। तो आप इसको दोबारा से देख लीजिए कि आप इन तीनों अनुपातों को निकालोगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, और चेक करना है कि यदि दोनों बराबर हैं पहले दूसरे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, और तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर रेखा होंगी। यदि तीनों ही बराबर हैं तो संपाती रेखा होंगी। यदि पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो बनेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप चित्रों को ध्यान से देख सकते हो, समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। संपाती रेखा एक के ऊपर एक बनती है तो इसके हर बिंदु पर हल होगा, इसलिए अनंत हो जाएंगे हल। और प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल ही एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए इसका एक ही हल होगा। और जिस निकाय में हल प्राप्त होते हैं, यानी जिन समीकरणों में हल आ जाते हैं या जिन रेखाओं में हल प्राप्त होते हैं, वो निकाय कहलाते हैं संगत, और जिनमें कोई हल नहीं होता है वो कहलाते हैं असंगत, ठीक है। तो संपाती रेखाओं में जो हल निकलेगा वो होगा संगत निकाय, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का भी क्या होगा, संगत निकाय, और समांतर रेखाओं को क्या हो जाएगा, असंगत निकाय, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों चीज़ों के संबंध पढ़े, प्रतिबंध पढ़े, ये आपको मोस्टली याद रखने हैं, ठीक है। अब ये तो देखो ग्राफी विधि से हम हल करना सीख गए हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं इन चीज़ से। अब हम बात करते हैं कुछ बीजगणितीय विधियां भी हैं यहाँ पे,
तो रैखिक युग्म को हल करने की दो विधियां यहाँ पर आपको दी गई हैं आपकी प्रश्नावली में, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रतिस्थापन यानी एक चीज को उठा करके दूसरी जगह स्थापित करना, ठीक है, यानी कुछ ऐसा है जो हमको चेंज करना पड़ेगा, उसकी जगह दूसरा स्थापित करना पड़ेगा। तो इस विधि में दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक समीकरण में से एक चर का मान ज्ञात करते हैं दूसरे चर के रूप में। तो दूसरे चर के पदों के रूप में हमने ज्ञात कर लिया, मान लीजिए x का मान निकाला y के रूप में, ठीक है, तथा इस मान को जो दूसरा आपका समीकरण है उसमें रख देते हैं, जिससे एक चर का मान आपका प्राप्त हो जाता है। अब आप इस मान को किसी दूसरे समीकरण रख करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलो इसके लिए एक सवाल लेते हैं, जब समझ में आएगा ये। तो एक रैखिक समीकरण लिया हमने, उदाहरण 2x - 3y बराबर 3 और दूसरा रैखिक समीकरण है 3x + 2y बराबर 11 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो ये समीकरण एक हो गया 2x - 3y बराबर 3 और दूसरा हो गया है 3x + 2y बराबर 11। समीकरण एक का यूज करके हमने x का मान निकाला है। तो समीकरण एक लिखा मैंने 2x - 3y बराबर 3। अब मैं यहाँ पे 3y का पक्षांतरण कर रहा हूँ, तो 3y मैंने 3 की तरफ पहुँचा दिया, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3y। हमको केवल x का मान चाहिए, तो 2 का भी इसमें भाग लगाना है, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 3y बटे 2। इसको हमने समीकरण 3 डाल दिया है। अब समीकरण 3 से जो x का मान आया ये वाला, इसको उठा करके समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने एक का तो यूज कर लिया भाई, एक से तो हमने इसी का मान निकाला ना x का, तो एक का यूज हमने कर लिया है। अब हम इस मान को उठा करके दूसरे समीकरण रखेंगे, यानी समीकरण 2 में रखेंगे आप। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। तो यहाँ पर समीकरण 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3x + 2y बराबर 11। तो 3 गुणा x है, तो x की जगह ये मान रखना है आपको समीकरण 3 से। तो 3 गुणा 3 + 3y बटे 2, ये तो x का मान हो गया, प्लस 2y, 2y पहले से है ही वहाँ पे, बराबर 11। अब थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से गुणा कर दिया है सबका, तो जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, या फिर आप इसको कह सकते हो लघुत्तम ले लिया है, वो एक ही मतलब इसका। तो 3 गुणा 3 + 3y, और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 11 दूना के 22, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अंदर गुणा करेंगे, 3 तिया के 9 और 3 तिया के 9y + 4y बराबर 22। यहाँ पर 9y और 4y जोड़ के कितने हो गए 13y, और इस 9 का कर दिया है पक्षांतरण 22 की तरफ, तो 22 - 9 हो जाएगा, तो 13y बराबर हो जाएगा 22 - 9। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 13 ही बचेंगे। तो y का मान हो जाएगा 13/13 यानी कि 1। तो यहाँ से y का मान तो आ गया है 1। अब जो समीकरण 3 हमने बनाया था ये वाला, y का मान 1 आ गया, तो y का मान उठा करके आप इस समीकरण में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान हो जाएगा 3 + 3y है वहाँ पे, तो 3y की जगह लिखेंगे 1। तो 3 + 3 गुणा 1 बटे 2, तो 3 + 3 यानी 6 बटे 2, कितना हुआ 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ गया। तो x का मान कितना आ गया है 3 और y का मान कितना आया है 1। तो ये आपका क्या है, समीकरण निकाय का हल है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। समझ में आई बात? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बढ़ते हैं हम दूसरी विधि की तरफ। दूसरी विधि है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन नाम से पता चल रहा है, विलोपन का मतलब है गायब करना। तो इस विधि में हम दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, तत्पश्चात उसके बाद दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक चर का विलोपन कर देते हैं, यानी एक चर को गायब कर देते हैं, जिससे हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है, और इस मान को किसी एक समीकरण में रखकर अन्य दूसरे चर का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। चलो इसके लिए एग्जाम्पल भी लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, सेम वही 2x - 3y बराबर 3 और 3x + 2y बराबर 11 को विलोपन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिया 2x - 3y बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 11। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों ही x और y के जो चर हैं दोनों समीकरणों में किसी के भी समान नहीं है, तो हमें किसी को तो समान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे x का जो चर है वो x का जो गुणांक है वो समान बन जाएगा। तो समीकरण 1 को कर रहा हूँ मैं 3 से गुणा, तो 3 से गुणा इसको करेंगे, गुणा 3, इसको करेंगे 2 से गुणा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 3 से करो, 3 दूनी के 6x, 3 तिया के 9y
और 3 तिया के 9, तो 6x माइनस 9y बराबर 9। ये समीकरण 1 का नया रूप आ गया है। ऐसे ही समीकरण 2 को भी 2 से गुणेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6x, 2 दूनी के 4y और 11 दूनी के 22। यहाँ पे x का जो गुणांक है वो समान हो गया, लेकिन दोनों के चिन्ह भी समान है, तो हमें क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाने पर तो घटाइए, तो जैसे ही हमने इसको इसमें से घटाया तो ये नीचे के जो समीकरण है इसको घटा रहे हैं हम ऊपर वाले में से, तो नीचे वाले समीकरण के सारे जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे सारे के सारे प्लस हैं तो माइनस हो गए सारे, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो 6x से 6x ये तो कट गया है, 9y माइनस का है ये और ये 4y माइनस का है ये, तो दोनों जुड़ गए आपस में, कितने हो गए माइनस के 13y। इसी तरह 9 प्लस का है और y माइनस का है 22, तो यहाँ पे कितने बचेंगे माइनस के 13, तो माइनस के 13y बराबर बच गए माइनस के 13, तो y का मान निकालना है, तो माइनस के 13/13 यानी y बराबर हो गया सेम वही 1। ठीक है, अब इस y के मान को आप उठा करके चाहे किसी भी समीकरण रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो y बराबर y का जो मान है 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो 2x माइनस 3 इंटू y, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 एकम 3 बराबर 3। अब इस माइनस 3 का पक्षांतरण कर दो 3 की तरफ, तो ये हो जाएगा 6, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 6, तो x का मान हो जाएगा 6/2 यानी 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना आएगा 3। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया वही सेम 3 और y का मान कितना आ गया है 1। तो इस तरह से आपका ये हो गया है विलोपन विधि के द्वारा। तो दोनों चीज विधि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये हमने 2 विधि पढ़ी है, बीजगणितीय विधि, जिससे हम समीकरण युग्म को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखो थोड़ा समझ लेते हैं। यदि बिंदु पी क्यू रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का हल है, तो समीकरण में x की जगह p और y की जगह q रखना होता है, क्योंकि यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अभी जो हल आए जैसे ये वाला y बराबर 1 और x बराबर 3, ये क्या है समीकरण के हल हैं। तो इन हल को यानी x के मान को और y के मान को वापस से समीकरण में रखिए आप, तो आपका समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी उसके LHS बराबर RHS पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये आपको उत्तर की जांच भी कर सकते हो उस तरह से, तो ये समीकरण को संतुष्ट भी करता है। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा है प्रश्नावली 2 और 3 का पूरा सूत्र और उनसे रिलेटेड सवाल समझाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके पास अपनी वीडियो सबसे पहले पहुंचा सकें। ओके, बाय, मिलते हैं कल।